बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अमूमी खवास या जनरल प्रॉपर्टीज़। इनमें हम 2 लेक्चर के अंदर इसको मुकम्मल करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट वन है बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, जिसको हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। बाइंडिंग एनर्जी और बकिया कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने से कबल हमें पीरियाडिक टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नेम और इनके सिंबल्स को सबसे पहले याद करना होगा, और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास पीरियाडिक टेबल है और इसमें ये पीरियड नंबर 4 के बाद 5 और 6 में जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारा मेन फोकस होंगे। 4 में हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये इसको फर्स्ट सीरीज़ भी कह सकते हैं। और 5th पीरियड में सेकंड सीरीज़ होगी यूट्रियम, ज़िरकोनियम, न्यूबियम, मोलिब्डिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम। और 3rd सीरीज़ में ट्रांजिशन एलिमेंट्स शामिल हैं 6th पीरियड के लेंथनम, हॉफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। इनको आप पहली ही फुर्सत में अच्छे तरीके से ज़बानी याद कर लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी असरअंदाज होती है मेटल्स की डक्टिलिटी पे, इसकी मेलिएबिलिटी पे और इसकी टफनेस पे। ट्रांजिशन मेटल्स काफ़ी टफ़ होती हैं, काफ़ी सख्त और मज़बूत होती हैं, और इनकी टफनेस होने का सबब इनकी बाइंडिंग एनर्जी का ज़्यादा होना है। और बाइंडिंग एनर्जी कब ज़्यादा होगी? जब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्ड्स बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पेनल्टीनेट शेल, जो कि वैलेंस शेल से बिल्कुल नीचे होता है, कि d सब शेल के इलेक्ट्रॉन या d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके बायस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने लगेंगे बॉन्ड बनाने में, और इसकी टफनेस में इजाफे का सबब बनेंगे। यहाँ टेक्स्ट बुक के मुताबिक 2 सीरीज़ को हमने लिया है, फर्स्ट सीरीज़ एंड 3rd सीरीज़। फर्स्ट सीरीज़ के ये एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और 3rd के लेंथनम से लेकर मरकरी तक। ये एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस के अलांग और बाइंडिंग एनर्जी को वाई एक्सिस के अलांग रखा है। पोटाशियम और कैल्शियम, जो कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको अगर स्किप कर दिया जाए तो स्कैंडियम से ज़्यादा टाइटेनियम और उससे ज़्यादा वेनाडियम की बाइंडिंग एनर्जी है। फिर कम होती है क्रोमियम और मैंगनीज़ तक, फिर उसके बाद बढ़ने लगती है आयरन और कोबाल्ट, निकल आलमोस्ट बराबर है, फिर कॉपर उससे कम, और जिंक जो है ये सबसे कम हो जाएगी। जिंक की वैल्यू को आलमोस्ट 0 रखा गया है। बाइंडिंग एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इसको हम समझने से कबल एक हकीकत वाज़े करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। ये हमारे पास स्कैंडियम है, जिसके d ऑर्बिटल में या d सब शेल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 हैं, और ये 2 डबल हैं, तो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड्स, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी।
स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, वेनाडियम में 3, क्रोमियम में यहाँ 4 होने चाहिए थे, यहाँ 2, लेकिन यहाँ से एक प्रोमोट हो जाता है 3D के अंदर, 4s से 3D के अंदर। तो अब इसमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, ये मैक्सिमम हो गए क्रोमियम में। फिर मैंगनीज़ में D में तो 5 हैं क्रोमियम की तरह, मगर S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होनी चाहिए क्रोमियम की बनिस्बत। आयरन में फिर D के अंदर, कोबाल्ट में भी D के अंदर 2, और फिर इस तरीके से निकल, कॉपर, जिंक में D के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी, और जिंक में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा इसकी बाइंडिंग एनर्जी एज़ पर रूल 0 होनी चाहिए या 0 एज्यूम कर ली गई है। तो इससे ये बात वाज़े हुई कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बाइंडिंग एनर्जी पे असरअंदाज होता है वो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है। जितने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लिहाजा बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए फर्स्ट सीरीज़ के अंदर क्रोमियम की, क्योंकि क्रोमियम में 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 D के और 1 S का। लेकिन जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो क्रोमियम की बाइंडिंग एनर्जी कम है वेनाडियम की बनिस्बत। लेकिन जब थर्ड सीरीज़ को देखते हैं तो यहाँ टंगस्टन की बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि ये भी 6th B से बिलोंग करता है लाइक क्रोमियम। और जब इसका हम ग्राफ स्टडी करते हैं तो ये बात तकरीबन दुरुस्त है। टंगस्टन और रिहीनियम आलमोस्ट बराबर बाइंडिंग एनर्जी रखती हैं, तो यहाँ तो ये बात एप्लीकेबल है, मगर ये बात एप्लीकेबल नज़र नहीं आ रही फर्स्ट सीरीज़ में। थर्ड सीरीज़ में है, फर्स्ट में नहीं है। इसकी रीज़न क्या है? इसका सबब बड़ा वाज़ेह सा है कि सिर्फ एक फैक्टर अप्लाई नहीं होता। रूल याद रखें, अ फैक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय मैनी फैक्टर्स। यहाँ बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ एक फैक्टर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स से कंट्रोल नहीं होगी, बल्कि इसमें मेटेलिक स्ट्रक्चर का भी बड़ा अमल दखल है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एट्सेट्रा। तो जो स्ट्रक्चर चेंज होगा तो स्ट्रक्चर के चेंज होने से भी बाइंडिंग एनर्जी पे असर होता है। तो यहाँ भी स्ट्रक्चरल चेंजेस के बायस वेनाडियम की बाइंडिंग एनर्जी क्रोमियम से ज़ायद है। इस बात को आप अच्छे तरीके से वाज़े करेंगे। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये मिलकर इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी इस ग्राफ को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसमें कोई बात भी आपको होपफुली मुश्किल नज़र नहीं आएगी। इसमें सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी जब हम एटॉमिक नंबर वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट या एटॉमिक नंबर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ बनाएंगे, यहाँ चूँकि मेल्टिंग पॉइंट का लिया गया है फर्स्ट सीरीज़ का और थर्ड सीरीज़ का, तो ये आलमोस्ट वही ग्राफ बनते हैं जो हमने बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ पढ़े थे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से बहुत हद तक रिलेट करते हैं। लिहाजा इनके ग्राफ भी आलमोस्ट सेम ही हैं, तो इनमें कोई फ़र्क नज़र आपको नहीं आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई। जो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे ट्रांजिशन सीरीज़ में, तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हमें कोवेलेंट रेडियाई का जो ग्राफ नज़र आएगा, तो ये इनिशियली रेडियस डिक्रीज़ करता है। स्कैंडियम का जो रेडियस है वो ज़्यादा है टाइटेनियम से, टाइटेनियम का ज़्यादा है वेनाडियम से। उसके बाद ऑलमोस्ट ये सेम नज़र आता है, और फिर इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे कहानी क्या है? रीज़न इसकी ये है कि कोवेलेंट रेडियाई जो हैं ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। एक न्यूक्लियर चार्ज पे जी। हम जानते हैं लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे शेल तो नहीं बढ़ता, मगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिसके सबब
रेडियस भी डिक्रीज़ करता जाएगा, कोवेलेंट रेडियस भी डिक्रीज़ करता जाएगा। तो ठीक है, यहाँ ये बात हमें समझ में आ गई, ये मामला क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये एंड पे बढ़ता क्यों है। उसकी रीज़न ये है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ता चला जाता है कि 4s में तो इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे, मगर इसके बाद 3d में स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, वेनाडियम में 3, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट ये बढ़ते जाएंगे अप टू 10 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। तो ये बेसिकली वैलेंस शेल से नीचे वाले शेल का एक सब शेल है, लिहाजा वैलेंस शेल 4s और न्यूक्लियस इसके दरमियान चूँकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ये वैलेंस शेल 4s और ये न्यूक्लियस उसके दरमियान चूँकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लिहाजा शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ेगा, लिहाजा न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप कमज़ोर पड़ती जाएगी, जिसके बायस इसका साइज़ बढ़ना एक फितरी सबब के बायस होगा, और जब साइज़ बढ़ेगा तो इसका रेडियस भी इसके अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि इब्तदाई एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होता है शील्डिंग इफ़ेक्ट की बनिस्बत, लिहाजा लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज़ करता है, और थोड़ी देर के बाद शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाता है क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हायल हो जाते हैं, और इसके डोमिनेट होने की वजह से अब चूँकि न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस शेल पे लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए कमज़ोर पड़ती जाएगी, लिहाजा रेडियस का बढ़ना एक फितरी बात होगी। तो ये दो बातें आप अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, जिनकी वजाहत आपको टेक्स्ट बुक वगैरह के अंदर नहीं मिलेगी। आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई चूँकि ये इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं +1, +2, +3 एंड सो ऑन, तो हमने इनके सिर्फ वो आयन्स लिए हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के हामिल हों, ताकि इनका आपस में कंपैरिजन करें। तो हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे ले लें स्कैंडियम, वो यहाँ कहीं आएगा, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक एटसेट्रा, ये W शेप स्ट्रक्चर सा बन रहा है। तो पहले तो इसका आयनिक रेडियस कम होता है, फिर मैंगनीज तक बढ़ता है, फिर निकल तक कम होता है, फिर जिंक तक बढ़ता है। इसका सबब क्या है? तो भाई इसको अभी तक साइंटिस्ट हजरात समझने में नाकाम हैं, यानी इसको रेशनलाइज करना डिफ़िकल्ट है, इसको कि उसूल वज़ा करना और इसको तरतीब देना और इसको समझना फ़िलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इसकी कोई रीज़न फ़िलहाल समझ में नहीं आ सकी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।